Good morning, student. Our same chapter, environment, and our last topics, ecosystem, man-made environment, and environment disturbance and effects. What is ecosystem? A system consisting of biotic and abiotic components is known as ecosystem. बायोटिक अबायोटिक बताया था मैंने आप लोगों को। तो बायोटिक और अबायोटिक का जो कंपोनेंट्स है यानी उनका जो मिला जुला सा रूप है वो हमारा इकोसिस्टम है। ऑल दिस components in the ecosystem are interrelated and interact with each other। ये भी मैंने क्लियर किया था किस तरह बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं। तो ये दोनों जब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये इकोसिस्टम इजी में हमारे आसपास की जो सराउंडिंग में हमें नज़र आता है। मैन मेड एनवायरनमेंट, नॉन नेचुरल एनवायरनमेंट डील विद द फैक्टर रिलेटेड टू मैन। दिस इज़ एनवायरनमेंट विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मैन हिमसेल्फ फॉर हिज कन्वीनियंस। नॉन नेचुरल एनवायरनमेंट यानी मैन मेड एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट जो एक ह्यूमन अपनी अकॉर्डिंग अपनी नीड के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्रिएट करता है उसे हम मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं या नॉन नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। इट कंप्राइजेस फैक्टर लाइक रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ लाइंस, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल एंड ऑफिशियल एक्सेट्रा। तो ये सब किसने बनाई? ये सब चीज़ें इंसानों ने बनाई है, ह्यूमंस ने बनाई है, मैंस ने बनाई है। तो ये चीज़ें उसको उसकी नीड को फुलफ़िल करती है। तो ये जितनी भी मैन मेड सिस्टम है ये हम सब इसे मैन मेड एनवायरनमेंट कह सकते हैं। इसके साथ है एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस एंड इफ़ेक्ट्स। तो बेटा एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस एंड इफ़ेक्ट्स को हम इजी वे में कह सकते हैं कि किस तरह हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया और इसके क्या इफ़ेक्ट हमें नज़र आए। सबसे पहली बात पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को हमने हार्मनेस पहुंचाई है। वो कैसे? पॉपुलेशन इतनी हो गई कि अर्थ पे जो है लैंड का जो सिस्टम है बहुत कम पड़ गया। अब पॉपुलेशन को सेटलमेंट के लिए हमने क्या किया? हम फॉरेस्ट की तरफ मूव किए और फॉरेस्ट कट करने लग गए, क्लियर करने लगे। जहाँ फॉरेस्ट हमने क्लियर किया हमने क्या देखा? हमारे एनवायरनमेंट में जो अदर गैसेस थी उनका इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो गया, जो हार्मफुल गैसेस थी, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, लॉसिंग पॉइंट। दूसरा, हमने हमारी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमने कार्स बनाई हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी सिस्टम बनाए, टेक्निकली हम बहुत इम्प्रूवमेंट पे आए, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्मनेस करती हैं, हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। तो इन्होंने क्या किया? हमारे जो एनवायरनमेंट था उसको बहुत उनकी जो गैसेस थी, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई। हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो प्लांट्स, ट्रीज़ जो हैं क्लियर करते हैं, लेकिन हमने फॉरेस्ट ही क्लियर कर दिया, हमने ग्रीनरी सिस्टम कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया। तो अब ग्रीनरी कम हो गई है और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? ऑब्वियस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, ऑक्सीजन की कम हो गई। पोल्यूशन इतना हो गया कि हमें जो आपने देखा होगा कि आजकल नॉइज़ पोल्यूशन कितना है, एयर पोल्यूशन कितना है, वाटर पोल्यूशन हो गया। अब इन सब चीज़ों से नई नई डिजीज़ पैदा होने लगी, नई नई बीमारियां उत्पन्न हुई हैं और इनकी वजह से ये आपने और हमने सब ने मिलकर एनवायरनमेंट को हार्मनेस तो पहुंचाई है, डिस्टर्ब किया है, इफ़ेक्ट किया। तो इन सब का जो इफ़ेक्ट है वो रिपीटली हमारे ऊपर ही आया है, यानी जो बीमारियां हुई हैं, जितना भी सिस्टम गलत हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें ही आके इफ़ेक्ट करता है और हम ही उन बीमारियों का सामना करते हैं। तो ये था एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस एंड इफ़ेक्ट।
of the earth atmosphere has increased leading to the melting down of iceberg and glacier। और हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हीटिंग पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। ओजोन लेयर जो है हमारी डैमेज हो चुकी है हमारे वजह से। और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े आइसबर्ग और ग्लेशियर्स थे, जो बड़े बड़े हम देखते हैं नॉर्थ पोल पे और इन पे जो बड़े बड़े ओशंस हैं जो बर्फ़ से जमे हुए हैं, उनकी जो बर्फ़ है, जो आइसबर्ग है, वो मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे। और ओशन का सी लेवल का जो वाटर है उसका जो लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और पानी ज़्यादा होगा, ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी ज़्यादा होगा। अर्थ पे वैसे भी 71% अर्थ जो है कवर्ड है वाटर से, तो ये वाटर अगर और इंक्रीज़ होता है तो ये लैंड की तरफ ही मूव करेगा और धीरे धीरे हमारी अर्थ जो है पूरी तरह कवर हो जाएगी वाटर से। और हम कहाँ रहेंगे क्या पता। तो हमें हमारे लिए हमारी लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट को क्लियर रखना पड़ेगा, ग्रीनरी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो बैलेंस है वो वापस से आ सके और हमारी अर्थ को कुछ भी ना हो। अच्छा, टर्म्स एंड रिमेंबर्स यानी अभी हमने जो पढ़ा इसमें एनवायरनमेंट दोबारा देख लेते हैं। सराउंडिंग विच टेंड टू अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। लिथोस्फीयर क्या था, द आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ विच टेंड्स टू एनवलप इंटीरियर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या था, जहाँ हम रहते हैं, जिस लैंड पे हम रहते हैं वो लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर ऑल वाटर बॉडीज़ जो हम यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेयर गैसेस जो भी हैं अर्थ के और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जहाँ ये तीनों एक दूसरे से कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ये एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं, वो बायोस्फीयर क्रिएट करते हैं। और ये तीनों टर्म्स जहाँ होते हैं वहाँ हम जो है हम अर्थ पे जो है लाइफ अज्यूम कर सकते हैं। ये तीनों टर्म्स का होना अर्थ पे लाइफ का होना बताता है। और अगर इन तीनों टर्म्स में से एक भी सिस्टम अगर नहीं होगा तो हम लाइफ अज्यूम नहीं कर सकते। तो ये हमारा चैप्टर जो था यहाँ क्लियर हो चुका है, सारे पॉइंट्स, सारे सिस्टम। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।